Jai Hind, students. Today we will discuss the remaining topics of Chapter 4 of Geography, Minerals and Power Resources. In the last lecture, we had discussed about the types of minerals, their extraction method, and how the minerals distributed. Today we will discuss about the power resources. So power is needed for the growth and development of agriculture, industry, transport and communication. पावर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर ऑल दीज थिंग। एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए, इंडस्ट्री में, ट्रांसपोर्ट में, कम्युनिकेशन में पावर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है। हालांकि जो पावर रिसोर्सेज हैं वो भी काफ़ी हाईली अनइवन डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, मीन्स हर जगह पे अलग अलग हैं। इट्स नॉट सेम इन ऑल ओवर द प्लेसेस। पावर रिसोर्सेज दो टाइप्स के होते हैं, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल। सोर्सेज ऑफ पावर लाइक कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, न्यूक्लियर एनर्जी, ये कन्वेंशनल एनर्जी में आते हैं। दे हैव लिमिटेड रिजर्व्स एंड लाइकली टू गेट एग्जॉस्टेड। ये लिमिटेड होते हैं और एक बार अगर फिनिश जाते हैं तो हमको दोबारा इनको यूज़ करना होता है, मीन्स दे विल नॉट रीयूज्ड, मीन्स ये नॉन रिन्यूएबल टाइप होते हैं। लाइक पेट्रोल है, अगर हमारी कार में पेट्रोल फिनिश हो जाता है तो हम उसको दोबारा से फिल कराना पड़ता है, वही पेट्रोल फिर से वापस नहीं आता। हम फिर से पेमेंट करेंगे और फिर से पेट्रोल लेंगे, तभी हमारी जो व्हीकल है वो मूव करेगा। तो ये कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज हैं। नेक्स्ट आपके हैं ऑन द अदर हैंड सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, टाइडल, बायोगैस एनर्जी, ये नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज के पार्ट हैं। दे हैव अनलिमिटेड रिजर्व्स और ये रीयूज्ड भी होते हैं। दे आर द रिन्यूएबल इन नेचर। About half of the world still uses firewood, charcoal, cow dung and crop residue as domestic fuel. आधे से ज़्यादा वर्ल्ड जो है वो आज भी लकड़ियों का यूज़ कर रहा है, काउ डंग एक्सेट्रा इन सब चीज़ों का यूज़ कर रहा है एज डोमेस्टिक फ्यूल। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एंड न्यूक्लियर पावर कैन हेल्प टू ब्रिज द गैप बिटवीन द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ पावर। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो है और न्यूक्लियर पावर जो है ये उस गैप को कम कर सकते हैं जो डिमांड और सप्लाई के बीच में, कि जो डिमांड ज़्यादा है तो उसकी सप्लाई कैसे पूरी करनी है पावर की, तो ये दोनों मिलकर उस गैप को कम कर सकते हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे कन्वेंशनल सोर्सेस को। फायरवुड हैं, फॉसिल फ्यूल हैं, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये मेन एग्जांपल हैं, मेन सोर्सेज हैं कन्वेंशनल एनर्जी के। दे हैव बीन इन यूज़ फॉर अ लॉन्ग टाइम, ये काफ़ी लंबे समय से यूज़ होते हुए आ रहे हैं। हम पढ़ते हैं कोल के बारे में। कोल जो है वो बेस है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का, यूरोप में उनका बेस रहा था। ये सबसे ज़्यादा एबुंडेंट सोर्स है पावर का। इट अकर्स इन लेयर्स ऑफ वेरिंग थिकनेस ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स, ये मेनली सेडिमेंट्री रॉक्स के लेयर्स की थिकनेस में होता है। कोल की 4 वेराइटीज़ होती हैं, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस एंड एंथ्रासाइट। कोल का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है थर्मल इलेक्ट्रिसिटी बनाने में। ऑलवेज रिमेंबर, थर्मल इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कोल से बनती है। The distribution of the known coal reserve is highly uneven in the world. जिन डिस्ट्रीब्यूट कोल रिजर्व्स के बारे में हम जानते हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वर्ल्ड में वो भी अनइवन है, मीन्स इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। मोस्टली कहाँ पर है वो? चाइना में, यूएसए, रशिया, यूक्रेन, साउथ अफ्रीका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, यूके एंड कनाडा। चाइना जो है वो लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसर है पूरे वर्ल्ड में। टोटल कोल रिजर्व जो इंडिया में है इसका वो है अराउंड 16,000 करोड़ मैट्रिक टन्स। और इस टोटल रिजर्व्स में से 80% जो रिज़र्व है वो कहाँ पर है? दामोदर रिवर वैली में। और जो मेन कोल माइनिंग एरियाज़ हैं वो कौन से हैं? झारिया, धनबाद, गिरिध, बोकारो एंड रानीगंज। कुछ नए कोल फील्ड्स भी डेवलप हुए हैं, लाइक नैवेली इन तमिलनाडु, सिंगरेनी इन तेलंगाना, कोरबा इन छत्तीसगढ़, तलचेर इन उड़ीसा। रेलवेज और स्टील इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो अबाउट हाफ द टोटल प्रोडक्शन जो है वो कंज्यूम करते हैं। नेक्स्ट आपका पेट्रोलियम। पेट्रोलियम मेनली कहाँ से डिराइव्ड होता है? ऑर्गेनिक मैटर्स विच आर ट्रैप्ड इन द लेयर्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। जो इम्पॉर्टेंट ऑयल फील्ड्स हैं वो कहाँ पे हैं? मेनली मार्जिन्स ऑफ यंग फोल्ड माउंटेन्स में, कोस्टल एरियाज़ में और मेनली ऑफशोर रीजन्स में। जो डिस्ट्रीब्यूशन है मिनरल ऑयल का वो भी काफ़ी अनइवन है पूरे वर्ल्ड में। मिनरल ऑयल की अपनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इकोनॉमी में। उसके बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं लाइक पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, वैक्स, प्लास्टिक एंड लुब्रिकेंट्स। एंड हाउ दे ऑब्टेन्ड बाय रिफाइनिंग क्रूड मिनरल ऑयल। हम पहले उसको जो क्रूड मिनरल ऑयल होता है उसको रिफाइन करते हैं और फिर इनको ऑब्टेन करते हैं। उसके अलावा जो उसके बाय प्रोडक्ट्स हैं इंक्लूड रॉ मटेरियल्स फॉर केमिकल फर्टिलाइजर्स, synthetic fibers and drugs.
That's why it is also known as black gold. Petroleum is also known as black gold. Please remember it. 65% टोटल रिजर्व ऑफ मिनरल ऑयल, जो मिनरल ऑयल का टोटल रिजर्व है उसमें 65% है, दैट इज़ फाउंड इन अराउंड द पर्शियन गल्फ एंड द कंट्रीज विच आर द मेन पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग कंट्रीज लाइक सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, कुवैत, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स मीन्स UAE, कतर एंड बहरीन. एंड पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग कंट्रीज दे आर USA, रशिया, वेनेजुएला, चाइना, इंडोनेशिया, अल्जीरिया, इजिप्ट, लीबिया, इंडिया एंड म्यांमार. अभी रिसेंटली मिनरल ऑयल डिपॉजिट्स जो हैं वो और भी जगह पे डिस्कवर्ड हुए हैं लाइक नॉर्थ सी. सो दैट इज़ शेयर्ड बाय UK मीन्स यूनाइटेड किंगडम, नॉर्वे, डेनमार्क, जर्मनी एंड द नीदरलैंड्स. इंडिया में इंडिपेंडेंस तक मिनरल ऑयल जो है वो मेनली कहाँ पे होता था? असम में. But now many areas in Gujarat, off the Mumbai coast and in the delta of the Krishna and Godavari rivers have been discovered and developed. अभी यहाँ इतनी जगहों पर होता है. However, India's total petroleum production is far less than its need. जो इंडिया में टोटल पेट्रोलियम प्रोडक्शन होता है वो आज भी मतलब अभी भी बहुत ज़्यादा कम है ज़रूरत से. मतलब ज़रूरत तो बहुत ज़्यादा की है लेकिन प्रोडक्शन जो है वो बहुत ही कम है. नाउ नेचुरल गैस. नेचुरल गैस मेनली कहाँ पे होती है आपकी? दैट इज़ अकर इन एसोसिएशन विद पेट्रोलियम. पेट्रोलियम के साथ होती है या फिर अलग अलोन भी होती है. जो लार्जर फील्ड्स ऑफ गैस होती हैं दे हैव नो ऑयल. जो ज़्यादा बड़ी फील्ड्स होती हैं गैस की उसमें कोई ऑयल नहीं होता है. पहले क्या होता था? लार्ज क्वान्टिटीज़ ऑफ नेचुरल गैस फ्रॉम ऑयल वेल्स वर वेस्टेड. ऑयल वेल्स में जो लार्ज क्वान्टिटी में नेचुरल गैस होती थी वो मेनली वेस्ट होती थी. या तो वो दैट गैस वॉज अलाउड टू एस्केप इनटू द एयर, या तो वो हवा में उड़ जाती थी या फिर वो बर्नट ऑफ करते थे, उसको जलाते थे. नेचुरल गैस इज़ वाइडली यूज एज डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल फ्यूल. नेचुरल गैस को हम यूज़ करते हैं डोमेस्टिक फ्यूल में भी और इंडस्ट्रियल फ्यूल में भी. USA जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और कंज्यूमर भी है नेचुरल गैस का. इसके अलावा जो मेजर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं वो हैं रशिया, नीदरलैंड्स, चाइना, ईरान और UK. नेचुरल गैस इज़ द फास्ट बिकमिंग एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी इन इंडिया. नेचुरल गैस बहुत तेज़ी से एक इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी बनता जा रहा है इंडिया में. मेन प्रोड्यूसिंग जो नेचुरल गैस मेन प्रोड्यूसिंग एरियाज़ हैं वो कौन से हैं आपके? मुंबई हाई, गुजरात, असम, तमिलनाडु एंड त्रिपुरा. नेचुरल गैस हैज़ ऑल्सो बीन डिस्कवर्ड इन द कृष्णा गोदावरी डेल्टास. नो नेक्स्ट इज़ हाइडल पावर. हाइडल पावर के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं ओवर फॉसिल फ्यूल्स. हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इज़ प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग द फोर्स ऑफ फॉलिंग वाटर. हम सबको पता है कि पानी से हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी बनती है. और थर्मल पावर कैसे बनती है? कोल से. रिमेंबर इट. जो वाटर नेचुरली फॉल हो रहा होता है उसकी जो फॉलिंग जो पानी नीचे गिर रहा होता है नेचुरली उसको हम यूज़ करते हैं विद द हेल्प ऑफ टर्बाइन. एंड सो ऑन दैट टाइम दैट फॉलिंग वाटर एंटर इनटू अ टर्बाइन और जो मूविंग ब्लेड्स होते हैं वो टर्न द जनरेटर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. उन टर्बाइंस की हेल्प से वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है. और जो वाटर कमिंग आउट ऑफ द टर्बाइन दैट इज़ यूज्ड फॉर इरिगेशन. तो काफ़ी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं लाइक USA, कनाडा, रशिया, स्वीडन, नॉर्वे, न्यूजीलैंड एंड चाइना. इनमें काफ़ी सारे हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं. इंडिया में भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं. रिवर वैली प्रोजेक्ट्स हैं मल्टीपर्पज़ एंड जिससे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है लाइक भाखड़ा नंगल डैम, हीराकुंड डैम, दामोदर वैली कॉरपोरेशन, नागार्जुन सागर, कोसी, कोयना, रिहांड एंड नर्मदा वैली. ये इंडिया के एग्जांपल्स हैं. नेक्स्ट है आपका न्यूक्लियर एनर्जी. न्यूक्लियर एनर्जी कैसे ऑब्टेन्ड होती है? हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स को ऑल्टर करते हैं और जब ये ऑल्ट्रेशन जो है वो बन जाता है तो एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज़ होती है? हीट की फॉर्म में रिलीज़ होती है. और उस हीट को हम क्या बोलते हैं? वो जो हीट होती है उसको बोला जाता है न्यूक्लियर एनर्जी और उससे प्रोड्यूस होती है इलेक्ट्रिसिटी. जो पहला न्यूक्लियर पावर स्टेशन है जिसने इलेक्ट्रिसिटी बनाई थी वो ऑन अ कमर्शियल बेसिस वो कहाँ पे था? UK में 1956 में. फिर UK ने बहुत ही जल्दी उसको ओवरटेक कर दिया इन द फील्ड बाय US से. बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो न्यूक्लियर पावर जनरेट कर रही हैं लाइक जापान, जर्मनी, रशिया, फ्रांस, स्वीडन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड स्पेन. एट प्रेजेंट अगर हम बात करें आज की
तो काफ़ी सारी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं दोज हु हैव ऑप्टेड फॉर न्यूक्लियर पावर एज एन अल्टरनेटिव टू कन्वेंशनल मैथड्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. So they can also use this method of producing electricity. And among these countries, some are like India, Pakistan, Iran, North Korea, Egypt, Brazil, South Korea, Taiwan and Argentina. And India is the main nuclear power generating stations. India में जो बहुत सारे nuclear power generating stations हैं वो हैं आपके तारापुर, कालापक्कम, रावतभाटा, नरोरा, काकरापारा and कोटा. These are the areas in India which are the main nuclear power generating stations. Next is non-conventional sources. In the previous that we had discussed about the conventional sources. Now next is non-conventional sources. Now what is it? So these are the examples like solar energy, tidal energy, wind energy. And non-conventional sources are unlimited in nature. So with increase in the demand for energy and fast depletion of conventional energy sources, the non-conventional sources of energy are gaining importance. जितनी तेज़ी से एनर्जी की डिमांड बढ़ती जा रही है और उतनी तेज़ी से वो ख़त्म हो रहे हैं कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज, तो उतना ही नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज की डिमांड बढ़ती जा रही है और उसकी इम्पोर्टेंस भी. This energy is abundant, renewable, pollution-free and eco-friendly. No pollution, renewable also and eco-friendly also. So there are many advantages of non-conventional sources. So it can be more easily supplied to rural, urban and remote area. Thus it is called the energy of the future because supply of non-conventional sources is very easy. That's why it is also known as energy of the future. So one by one we will discuss about these non-conventional sources of energy. So first is solar energy. The sun is the source of all energy on the earth. We all know that the sun is the source of energy. So in the tropical region, solar energy is widely available, but it has not been fully developed due to lack of available technology. Tropical regions में बहुत ज़्यादा है, but because इतनी टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं डेवलप हो पाई है, so we are not able to use it fully. Photovoltaic cells which convert sunlight directly into electricity, but at present solar energy is being employed in heating and cooling appliances. At present जो यूज़ हो रहा है एनर्जी का वो मेनली दैट इज़ यूज्ड इन द हीटिंग और कूलिंग अप्लाइंसेस में. Solar water heaters, street lighting, cooking, pumping and solar ponds. These are the popular all over the world. So India is making sincere efforts to use solar energy on a large scale. India बहुत सारे efforts कर रही है solar energy को use करने के काफ़ी ज़्यादा large scale पे. Next is wind energy. Wind is also an important source of non-conventional energy. The cost inputs are only at the initial stages, means at the beginning we need some cost to start this, but once electricity generation starts, जब एक बार generation start हो जाता है, on that time cost free power is regularly available. On that time there was no need of all these things, so cost free power, फिर उस टाइम पे पैसों की ज़रूरत नहीं होती है. So the Netherlands is the first country to harness wind energy with the help of windmills. नीदरलैंड पहली कंट्री थी जिसने विंड एनर्जी का यूज़ किया था with the help of windmills. But nowadays, wind farms having a cluster of windmills have been set up in the coastal areas and in the mountain passes where strong and steady winds blow. Wind farms have also been developed in Germany, Denmark, UK, Spain, USA, चाइना एंड इंडिया. बट आजकल जो विंड फार्म्स हैं उसमें क्लस्टर ऑफ विंड मिल्स हैं, मीन्स ग्रुप ऑफ विंड मिल्स हैं, बहुत सारी विंड मिल्स लगी होती हैं मेनली कोस्टल एरियाज़ में, माउंटेन पासेस में, जहाँ पे बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं बिकॉज उसके लिए नीड है विंड मिल को यूज़ करने के लिए. विंड फार्म्स मेनली इन कंट्रीज़ में हैं. नेक्स्ट आपका है जियोथर्मल एनर्जी. ये एनर्जी मेनली कहाँ से प्रोड्यूस होती है? हॉट स्प्रिंग से, या फिर जो आपके ड्राई और वेट स्टीम होती है जो हम हॉट रॉक से होती है उसमें ग्रेटर डेप्थ से, उसमें जियोथर्मल एनर्जी प्रोड्यूस होती है. एंड दिस
एंड ये जो हीट प्रोड्यूस होती है, इस हीट एनर्जी को हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए। यूएसए और आइसलैंड लीडर्स हैं generating electricity from geothermal energy, and other countries are also using this system. They are Italy, Japan, New Zealand, Russia, Turkey and India. Next is tidal energy. The rise and fall of sea water in the coastal areas are called tides. जो बहुत सारी लहरें आती हैं, so they are known as tide. The energy from high and low tides is used to turn the turbines and generate electricity. जो हाई और लो टाइड्स होती हैं उनको यूज़ करा जाता है टर्बाइंस को मूव करने के लिए और उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। बट अभी टेक्नोलॉजी जो है वो पूरी तरह डेवलप नहीं हो पाई है, इसलिए ये इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ कुछ कंट्रीज़ में जनरेट हो रही है, फ्रांस, यूके, रशिया और इंडिया में। नाउ बायोगैस इज़ वेरी, I hope that you know about it, biogas, because it is a old topic in previous class also. बायोगैस हमारा मेनली ऑर्गेनिक वेस्ट, स्पेशली ह्यूमन और एनिमल वेस्ट होता है, जो काउ डंग, डेड प्लांट्स, किचन वेस्ट, उसको यूज़ करके बनता है। इसको हम कन्वर्ट करते हैं गैशियस फ्यूल में एंड दैट इज़ कॉल्ड बायोगैस। ये यूज़फुल होता है कुकिंग में और लाइटनिंग होम्स में। काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में ऑर्गेनिक मैन्योर को हम प्रोड्यूस करते हैं बायोगैस प्लांट से। इंडिया जो है वो लीडर है डेवलपमेंट ऑफ दिस टेक्नोलॉजी, इंडिया लीडिंग वन है इसमें। चाइना में भी ये टेक्नोलॉजी डेवलप हो चुकी है। नाउ वी हैड ऑलरेडी डिस्कस अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ सोर्सेज ऑफ एनर्जी पावर, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल बोथ। सो नाउ इट्स अ टाइम अबाउट टू कंजर्व दैम। सो कंजर्वेशन ऑफ मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज, कि हमें मिनरल्स को, पावर रिसोर्सेज को कैसे कंजर्व करना है। हम जो कंटिन्यूस माइनिंग कर रहे हैं और वेस्टफुल यूज़ है मिनरल्स का, पावर रिसोर्सेज का, उससे वो एग्जॉस्ट होते जा रहे हैं, ख़त्म होते जा रहे हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम उनको इकोनॉमिकली यूज़ करें। उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं, उनको रिसोर्सेज को प्रॉपरली, उनका जितना यूज़ होना चाहिए उतना ही उनको यूज़ करना है। टेक्निक्स जो हैं एक्सट्रैक्शन की और प्यूरिफिकेशन की, उसमें इम्प्रूवमेंट लाना है। रिसोर्सेज को कोशिश करनी है कि वो रिसाइकिल हो सके। जो माइंस हैं उनको ख़त्म होने से बचाना है कि वो बिल्कुल कोलैप्स ना हो जाए, और हमें एनर्जी रिसोर्सेज का कोई अल्टरनेटिव भी यूज़ करना है मेथड, कि जिससे एनर्जी रिसोर्सेज जो हैं वो थोड़े सेव हो सकें। अगर हम जो हमने स्टेप्स पढ़े, अगर हम उनको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, तो जो कंजर्वेशन है मिनरल्स का, पावर रिसोर्स का, दैट विल इंश्योर अ बेटर इकनॉमी फॉर फ्यूचर जनरेशन। सो आने वाली जनरेशन जो हैं उनके लिए एक बेटर इकनॉमी होगी अगर हम इन सबको सेव कर लेते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर। सो ट्राई आउट द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। सो एंड रीड द चैप्टर वेरी केयरफुली. Take care and thank you.